ان हरामजादों का दिमाग खराब ना करें। 1969 में ये उस फौजी के अल्फाज थे जो मेजर सदीक सालक को ढाका एयरपोर्ट पर लेने आया था और उस बंगाली पोर्टर के बारे में थे जिसने सदीक सालक का सामान उठाकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाया था और मेजर सदीक उसको कुछ टिप देना चाह रहे थे। बंगालियों से नफरत ही का एक वाकया पाकिस्तान के मुमताज ब्यूरोक्रेट सैयद शाहिद हुसैन ने अपनी तसनीफ What was once ईस्ट पाकिस्तान में लिखा है। वो कहते हैं मशरकी पाकिस्तान के अपने पहले दौरे के दौरान रेल के एयर कंडीशनिंग कंपार्टमेंट से देखा हुआ एक मंजर मैं कभी नहीं भुला सकता जो आज भी मुझे हिला कर रख देता है। सफर के दौरान आशोरवी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की डाइनिंग कार से खाना पेश किया गया। मैंने देखा ट्रेन के डब्बे के सामने नीम बरहना लड़के लड़कियों का झमकटा लगा हुआ है। जब मुलाजिम हमारे छोड़े हुए खाने की ट्रे उठाकर ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरा तो बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़े। पहले तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर फौरन ही बात वाज़ेह हो गई कि ये भूखे बच्चे हमारा छोड़ा हुआ खाना हासिल करने के लिए लपके हैं। लेकिन बाहरी वेटर ने बचा कुचा खाना उन्हें देने की बजाय ये कहते हुए प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया कि इन्हें देने की बजाय कुत्तों को डाल देना बेहतर है। जनरल राव फरमान अली ने हफ्त रोजा तकबीर को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो मशरकी पाकिस्तान के बहरान में छुट्टी पर घर आए तो उनके घर काम करने वाली मासी ने उनसे कहा कि साहब बंगालियों को ना छोड़ना क्योंकि वो गद्दार हैं। इससे अंदाजा करें कि हमारी अशराफिया के इशारों पर काम करने वाला मीडिया मगरबी पाकिस्तान के लोगों में अपने मशरकी बहन भाइयों को क्या बनाकर पेश कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं दुश्मन ने पाकिस्तान तोड़ा है। हकीकत यह है कि ये खुद हमारे हुक्मरान तबके ने तोड़ा है। बंगाली बरे सगीर में सियासी एतबार से सबसे बाशऊर कौम थे और तहरीके पाकिस्तान में भी उनका किरदार नुमाया था। मुस्लिम लीग ढाका में कायम हुई। बंगाली मुत्तहिदा पाकिस्तान की मजमूई आबादी का 56% थे, मगर उनसे कहा गया कि पैरिटी या मुसावात के असूल को तस्लीम करो और मानो कि तुम्हारी आबादी पाकिस्तान की मजमूई आबादी का सिर्फ 50% है। 1960 तक हमारी फौज में बंगाली क्यों मौजूद नहीं थे जबकि वो आबादी का 56% थे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने न मुआशी मैदान में बंगालियों को 56% तस्लीम किया, न समाजी और सियासी मैदान में और न रोजगार के दायरे में, और उन्हें जानबूझकर महरूम रखा गया। उनसे सौतेलों वाला सलूक किया गया। आज भी आम पाकिस्तानी के सामने बांग्लादेश का जिक्र हो तो उसके दिमाग में लागर इंसानों, झोंपड़ियों और पानी में डूबे इलाकों की तस्वीर घूमने लगती हैं। लेकिन ये तस्वीरें उस मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं जो कभी मुत्तहिदा पाकिस्तान का हिस्सा था मगर अब काया पलट चुकी है और बांग्लादेश कई हवालों से और खास तौर पर मुआशी मैदान में पाकिस्तान को पीछे छोड़ता नजर आ रहा और तेजी से तरक्की की शाहराह पर गामजन है। जनवरी 2020 के एदादोशुमार के मुताबिक बांग्लादेश की शर्ह मुआशी तरक्की 8.1% थी और ये जनूबी एशिया ही नहीं पूरे एशिया में सबसे ज्यादा थी। उस वक्त चीन की मुआशी तरक्की 6.6 थी, भारत की 7%, जबकि पाकिस्तान की महज 3.3% थी और ये जनूबी एशिया में सबसे कम शर्ह थी। एदादो शुमार से पता चलता है कि बांग्लादेश ने मुआशी तरक्की की दौड़ में चीन और भारत जैसे ताकतवर खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसलिए बाज माहिरीन का दावा है कि वो अगला एशियन टाइगर बन सकता है। आज आप ढाका के हवाई अड्डे से शहर में दाखिल हों तो बेशुमार शॉपिंग मॉल इस्तकबाल करते मिलेंगे। ढाका ही में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल फ्यूचर पार्क वाक़ है। 1975 में बांग्लादेशी किसान 1 करोड़ टन अनाज हर साल पैदा करते थे, आज वो 3 करोड़ 50 लाख टन अनाज उगा रहे हैं। बांग्लादेश चावल पैदा करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। रेडीमेड गारमेंट्स के अलावा बांग्लादेश में अद्विया साजी, सेरामिक्स, चमड़े की मसनूआत, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर शोबों से वाबस्ता सनतें भी वजूद में आ रही हैं। मुल्क में IT सेक्टर भी पनप रहा है। बांग्लादेशी नई नस्ल तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी भी अपना रही है। आज तकरीबन 1 करोड़ बांग्लादेशी बैरूनी मुल्कों में मुकीम हैं और हर साल 15 अरब डॉलर से ज्यादा कीमती ज़र मुबादला अपने वतन भेज रहे हैं। उन्हीं की वजह से ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 10 अरब डॉलर से भी ऊपर चले गए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की एक बांग्लादेशी कंपनी ने जनूबी कोरिया को रोबोट्स फराहम करने का ठेका लिया है। इसकी कंपनियां बहरी जहाज बनाकर दूसरे ममालिक को फरोख्त कर रही हैं।
گویا اب بنگلہ دیشی ہنرمند سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی اپنے کمالات دکھانے لگے ہیں۔ ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں معاشی ترقی کی شرح 8% سے بلند رہی تو وہ 2024 تک دنیا کے ابھرتے ممالک میں شامل ہو سکتا ہے، جبکہ 2041 میں اسے ترقی یافتہ ملک تک بننے کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ 1971 میں اس کے صرف 17% باشندے خواندہ تھے، اب ان کی تعداد 73% ہو چکی ہے۔ 1971 میں پاکستان کی 32% آبادی خواندہ تھی اور اب بھی صرف 53% خواندہ ہے۔ بنگلہ دیش کا ہر فرد $434 کا مقروض ہے، جبکہ پاکستانی حکمرانوں کی وجہ سے ہر پاکستانی $1000 قرضے کا مقروض ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق بنگلہ دیش 2030 تک دنیا کی 26ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق یہ اگلے 10 برس میں کسی بھی ملک کی سب سے لمبی چھلانگ ہوگی، جبکہ پاکستانی معیشت کا حجم الٹی چال چل رہا ہے اور پہلے کی نسبت سکڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم تاریخ سے اور بنگالی بھائیوں سے کچھ سیکھیں گے؟ کیا ہماری اشرافیہ ادارے اور سیاسی جماعتیں باہمی لڑائیوں سے نکل کر آئین و قانون کی پاسداری کے ساتھ امن و انصاف قائم کر کے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گے، یا ہم لڑتے مرتے ہی رہیں گے؟ اور بنگالیوں کے ساتھ ہمارے حکمران طبقے نے جو کیا اس پر کبھی یہ شرمندہ ہوں گے؟ عوام تو شرمندہ ہیں، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ ایک ایک قطرہ ارق کے ندامت، دو ماشے غیرت کے، شرم سے آنکھیں جھکی پڑی ہیں، منہ بھی کھلے ہیں حیرت کے۔